हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टेक्निकल रिजिग्नेशन से संबंधित है। हमारे बहुत सारे व्यूअर ने टेक्निकल रिजिग्नेशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए थे, तो हमारे मन में भी आया कि टेक्निकल रिजिग्नेशन से संबंधित एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपके सारे सवालों को समाहित किया जाए। तो आज का ये वीडियो कंप्लीटली टेक्निकल रिजिग्नेशन से संबंधित होगा, चाहे आप किसी भी विभाग में हो। यानी आप अगर सरकारी एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए यह वीडियो बिल्कुल ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप सरकारी एम्प्लॉई नहीं भी हैं तो आपके जान पहचान में कोई ऐसे दोस्त होंगे, कोई चित परिचित होंगे, उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद उनके बहुत सारे सवाल जो टेक्निकल रिजिग्नेशन से संबंधित है वो सोल्व होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और हम समझते हैं टेक्निकल रिजिग्नेशन से संबंधित कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। टेक्निकल रिजिग्नेशन को आप हिंदी में तकनीकी इस्तीफा कहते हैं, इसे आप तकनीकी त्यागपत्र भी कहते हैं। आगे बढ़े इससे पहले हम बता दें कि त्यागपत्र दो तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल रिजिग्नेशन और दूसरा होता है टेक्निकल रिजिग्नेशन। सिंपल रिजिग्नेशन का मतलब ही है कि आपका अगर कहीं पे सिलेक्शन हो जाता है या नहीं भी होता है, आप सामान्य रूप से त्यागपत्र देते हैं और आप छुट्टी ले लेते हैं, यानी वहां से आपका नाता समाप्त हो जाता है। लेकिन टेक्निकल रिजिग्नेशन में से थोड़ी सी बात अलग है। इसमें आप रिजाइन देते हैं, फिर भी कुछ समय तक आपका संपर्क बना रहता है या संपर्क बने रहने की संभावना रहती है। तो सिंपल रिजिग्नेशन और टेक्निकल रिजिग्नेशन पर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में टेक्निकल रिजिग्नेशन पे। पहली बात तो मेरा हर वीडियो कोशिश होता है कि रेलवे एम्प्लॉय से संबंधित हो, तो इसमें बहुत सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर भी बातें होंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां पे हैं ये सब चीजें वहां फॉलो होता होगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। तो आपके विभाग में चाहे आप जहां पर भी हैं वहां पर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि टेक्निकल रिजिग्नेशन के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है या कौन सा रूल फॉलो होता है, तो वो भी आपको देखना है। तो मैंने पहले ही कहा कि इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो टेक्निकल रिजिग्नेशन दिलाने का प्रयास करता हूं, तो वो भी मैं इसमें बताने वाला हूं कि मैं कौन कौन से इसमें नियम को फॉलो करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने रेजिग्नेशन से संबंधित जो रेलवे स्टेब्लिशमेंट मैनुअल या स्टेब्लिशमेंट कोड में कहां पर क्या लिखा है उसका भी मैंने थोड़ा सा सहारा लिया है। तो रिजिग्नेशन से संबंधित जो हमें मिल सका है वो हमने दो तरह का डाटा लिया है। एक तो जो है IREC वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 इसमें कंप्लीटली टर्मिनेशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड है, उसको भी मैंने आधार बनाया है। और दूसरा है IREM वॉल्यूम 1 इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 का रूल नंबर 1403 से लेकर 1407। यानी आप चाहें तो आप इन दोनों रूल को, एक तो IREM का रूल नंबर ये 1403 से 1407 भी देख सकते हैं, दूसरा आप इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3 को भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और मैंने उन्हीं में से खंगालने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अब इनमें जो मूल बातें जो हमें समझ में आई वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए, इनमें जो आपको मोटे अर्थों में याद रखना है रिजिग्नेशन पे ध्यान दीजिए। यहां पर मैं क्लियरली टेक्निकल रिजिग्नेशन की बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो ये देखिए यहां पे मैंने लिखा है, जब कोई महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रेलवे कर्मचारी इस्तीफा देना चाहता है, यहां पे क्लियर है इस्तीफा शब्द की चर्चा है, यानी चाहे वो सिंपल रिजिग्नेशन हो या टेक्निकल रिजिग्नेशन हो, दोनों की बात हो रही है। सिंपल इस्तीफा देना चाहता है तो पद भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। यानी आप ऐसे पद पर हैं जिसको खाली नहीं रखा जा सकता है,
तो यदि आप रिजाइन देना चाहते हैं, पहली बात तो भाई मैं जिस पोस्ट पे हूं मेरी मर्जी, हम जब चाहे तब रिजाइन दे सकते हैं, हमें रिजाइन देने से रोकने के लिए कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन है कि कुछ ऐसे पद पर है, यहां पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पद है जिसको खाली नहीं रखा जा सकता है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बात का ध्यान रखें कि पहले उस पद पर वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया जाए कि यह व्यक्ति ठीक है जा रहा है, रिजाइन इनका एक्सेप्ट होगा, लेकिन रिजाइन एक्सेप्ट होने से पहले कुछ समय तक वैकल्पिक व्यवस्था करना है, ऑप्शनल, कि भाई आप यह काम किसी को दे देना है या उस काम पर किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए रख देना है ताकि काम रुके नहीं। तो ये चीजें ध्यान रखी जाती है और रखनी भी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने खंगाला है वो ये कि जिस रेलवे कर्मचारी के आचरण की जांच चल रही है उसका इस्तीफा उसे बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक कंडीशन यह हो सकती है, यदि हम रेलवे एम्प्लॉई हैं और हम काम करते हैं तो गलती होती है, काम करने वाले से ही गलती होती है, काम नहीं करने वाले से गलती की गुंजाइश न के बराबर रहती है। तो काम करते हैं और स्वभावतः हमसे गलतियां हो जाती है जिसके बदले हमें चार्जशीट मिलता है, ठीक है, चार्जशीट मिलता है, फिर उनका जवाब देना है, फिर वो साबित होगा, हमारी गलती साबित होगी, हमारा क्राइम प्रूफ होगा, उसके बाद हमें सजा दी जाती है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि यदि किसी रेलवे कर्मचारी के आचरण की अगर जांच चल रही है तो स्वभावतः यहाँ पे लिखा है कि इनका जो है कि जब रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट करने के लिए वही व्यक्ति एलिजिबल है या उससे परमिशन ले लेनी है जो इसको सस्पेंड कर सकता है, यानी बर्खास्त करने का जो पावर रखता है। अब ये बात है कि कौन हमें बर्खास्त कर सकता है, तो माइंड में सेट कर लीजिए जो हमें ज्वाइनिंग देता है वो हमें रिजाइन भी, वो हमें जो है कि सस्पेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि अगर हमारे आचरण के विरुद्ध अगर कोई जांच चल रही है तो तब तक हमारा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो आचरण पूरी नहीं हो जाती। सिंपल ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। तो ये 2-3 बातें थी जो आपको माइंड में सेट रखना है। घबराइए नहीं, आपके सारे सवालों का जो टेक्निकल रिजिग्नेशन से संबंधित है उनका जवाब इस वीडियो में एक एक करके मिलने वाला है। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण सवाल होता है एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, यानी कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करता है, चाहे वो सिंपल रिजिग्नेशन हो या टेक्निकल रिजिग्नेशन हो, उनको एक्सेप्ट कौन कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे दुविधाएं होती है कि हम किनको आवेदन करें, ठीक है, ये बात होता है। तो रिजाइन को एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्रेड के हिसाब से होता है। हम आप जानते हैं कि रेलवे में 4 ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं, ग्रेड ए, बी, सी और डी। इन चारों ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। तो मोटे अर्थों में जो हमने समझने का ये प्रयास किया है वो ये है कि ग्रुप इधर लिखा है और इधर अथॉरिटी लिखा है, यानी कौन उनको स्वीकृत कर सकता है। ये देखिए, यदि कोई ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी है, इनमें तो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है वो गजेटेड एम्प्लॉय होता है, राजपत्रित एम्प्लॉय होता है। अब मैंने एक स्पेशल वीडियो में यह समझाने का प्रयास किया है 7th पे कमीशन की महत्वपूर्ण सी बातें। अब आप कहेंगे 7th पे कमीशन तो बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन हर एम्प्लॉय को उनके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे गजेटेड, नॉन गजेटेड और कौन से लेवल पर कैसा कर्मचारी होता है, उनको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, उनकी चर्चा मैंने बखूबी किया है। तो सामान्यतः जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो अधिकारी होते हैं वह गजेटेड अधिकारी होते हैं। अगर यह इन पोस्टों पर नियुक्त अधिकारी अगर रिजाइन देना चाहता है, चाहे वो टेक्निकल रिजिग्नेशन हो या सिंपल रिजिग्नेशन हो, तो इनको एक्सेप्ट करने का अधिकार जो है जीएम को होता है, महाप्रबंधक को होता है, या फिर कहें रेलवे बोर्ड को होता है। तो इस पर ज्यादा हमें झमेला में नहीं पड़ना है, ये बड़े लेवल की बात हो गई, ठीक है ना। चूंकि इनकी नियुक्ति ही राजपत्र के द्वारा होती है, भारत के जो राजपत्र होता है
उसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तो जाहिर सी बात है नीचे लेवल की तो बात नहीं है, इसमें रेलवे बोर्ड करेंगे या जीएम करेंगे। जीएम कहां बैठते हैं? जोन में, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय की, है ना। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय के रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने का जो अथॉरिटी है उसको ध्यान दीजिए, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, वो यहां है। यहां देखिए सिंपल लिखिए, धारित पद को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी। यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट पर जो ज्वाइनिंग अथॉरिटी होते हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर पे साइन करते हैं, वही इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल उठेगा कि कौन, हमें जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसमें साइन किनका होता है? तो आप देखेंगे मंडल रेल प्रबंधक ऐसा लिखा रहता है, या मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक ऐसा लिखा रहता है। तो जाहिर सी बात है डीआरएम सर या डीआरएम के अलावे जिनको वो पावर दिया जाता है, खास करके सीनियर डीपीओ, तो इन दो को ये अधिकार रहता है। तो सीनियर डीपीओ मान के चलिए आप कि सीनियर डीपीओ ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय का रिजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर सकता है या उनका रिजाइन स्वीकार कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी बात पूरी नहीं हुई है, बल्कि इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए, अभी और बातें जानना अभी बाकी है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं और भी महत्वपूर्ण बातें कि टेक्निकल रेजिग्नेशन का प्रोसेस या फिर उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैंने पॉइंट दिया है एक लीव को लेकर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर कर्मचारियों के जेहन में कौंधता है कि यदि कोई रेलवे एम्प्लॉई है और उन्होंने यदि टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है, तो उनके द्वारा जो रेलवे में ड्यूटी किया गया करंट में जिस विभाग में है वहां पर उनके खाते में छुट्टी क्रेडिट होती है, तो उसका क्या होगा? तो यहां पे सिंपल समझ लीजिए कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं और रेलवे से टेक्निकल रेजिग्नेशन आपने दिया रेलवे में ही अन्य ऊंचे पद पर जाने के लिए, सिंपल सी बात है कोई नीचे तो जाना चाहेगा नहीं, आप करंट लेवल से हायर लेवल में जा रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो यहां पे ध्यान रखिए कि यदि आप रेलवे में ही रहते हैं तो यहां पे लीव क्रेडिट जो है, जो भी आपका लीव बैलेंस है वो आपको मिल जाएगा। सिंपल, आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया तो जो आपका लीव बैलेंस है, जो छुट्टी खाता है, वो आपका स्थानांतरित हो जाता है अगले विभाग में जहां पर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद आप नियुक्त होते हैं। वहीं यदि आप सिंपल रेजिग्नेशन देते हैं तो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जहां तक मेरी जानकारी है कि सिंपल रेजिग्नेशन के बाद आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है पिछले सर्विस का, लेकिन वही टेक्निकल रेजिग्नेशन में इनका प्रॉफिट मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अगला वही है लियन को लेकर। अब आगे बढ़े, लीव से अगर क्लियर हो गया तो वहां सैलरी की बात चलती है। यदि आप रेलवे एम्प्लॉई हैं और मान लीजिए आपका बेसिक पे, मान लीजिए लेवल 2 में आप हैं, ठीक है, और यहां पे आपकी बेसिक पे अगर हो गई है 44,000, लेवल 2 में है आप, और आपका सिलेक्शन हो जाता है लेवल 4 में, मान लीजिए टेक्निकल रेजिग्नेशन आप दे रहे हैं, लेवल 4 में आप जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपका इसका प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आप रेलवे में ही है। ठीक है, रेलवे में है, टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो आपका 44,000 जो बेसिक पे लेवल 2 में करंट पोस्ट पर था, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद आपको यह पे जरूर मिलेगा। लेवल 4 में जाने के बाद भी आपको कम से कम इतना पे मिलना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब आपके वहां क्या प्रोसेस है इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं लियन को लेकर। टेक्निकल रेजिग्नेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है लियन को लेकर भी होता है। यदि किसी व्यक्ति ने सिंपल रेजिग्नेशन दिया, तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि आपका संपर्क या जो भी कहें आपका व्यवहार वो समाप्त हो जाता है। आप जिस समय से सिंपल रेजिग्नेशन देते हैं उसके बाद एक्सेप्ट हुआ, और एक्सेप्ट होने के बाद आपका सारा रिश्ता समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है, तो यहां पे बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि आपको कम से कम 2 वर्ष का एक समय रहता है कि जब आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ उसके बाद आप 2 साल के अंदर यहां पे वापस आ सकते हैं। यानी आपका लियन लगभग 2 साल तक, यानी वेटिंग
में रखा जाता है। 2 साल तक आपका वेट किया जाता है। क्या पता आप जहां गए हैं वहां का वातावरण अच्छा ना लगे, आपको जॉब अच्छा ना लगे और आप वहां से वापस इस पोस्ट पर आना चाहे, तो टेक्निकल रिजिग्नेशन का यह एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपका लेन 2 वर्ष तक चलता है, यानी आपका वेट किया जाता है 2 साल तक। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे बहुत सारे व्यूअर ये सवाल करते हैं, अभी तक तो मैं टेक्निकल रिजिग्नेशन के मूल बातों पे चर्चा कर रहा था। अब है कि टेक्निकल रिजिग्नेशन यदि हम देना चाह रहे हैं तो इसका क्या प्रोसेस होगा। सबसे बड़ी दुविधा यहीं पे होती है। पहला सवाल तो होता है कि हमको एप्लीकेशन तो देना है, लेकिन किन के नाम देना है। अब देखिए यहां पे मैंने पूरा प्रोसेस लिख रखा है। अब एक एक करके आपको प्रोसेस समझाते हैं। जैसे 1 नंबर पे हमने लिखा है एप्लीकेशन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी जो पदाधिकारी, जो अधिकारी आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का पावर रखता है, उन्हीं के नाम आपको एप्लीकेशन लिखना है। सपोज यदि आप ग्रुप डी और ग्रुप सी के एम्प्लॉई हैं तो स्वभावतः आपको DRMP यानी सीनियर DPO के नाम एप्लीकेशन लिखना है ना। और प्रॉपर चैनल का मतलब एप्लीकेशन तो आप लिखेंगे सीनियर DPO के नाम, लेकिन आपका एप्लीकेशन जाएगा थ्रू चैनल, यानी जिस विभाग में आप हैं उस विभाग का जो अधिकारी है, जो सुपरवाइजर है, वहां से होकर गुजरेगा प्रॉपर चैनल। सपोज यदि आप रेलवे में ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं तो आपको तो लिखना है सीनियर DPO के नाम, एप्लीकेशन लिखना है और उसमें साफ चर्चा करना है विषय में टेक्निकल रिजिग्नेशन के संबंध में। जो सिंपल जो आवेदन पत्र होता है, जो हम लोग स्कूल के समय से लिखा करते हैं, ऐसा सिंपल एप्लीकेशन लिखना है। विषय में दे देना है टेक्निकल रिजिग्नेशन के संबंध में और उसके बाद विषय में पूरी बात आपको लिख देनी है। आप क्यों रिजिग्नेशन देना चाहते हैं, आपने रिजिग्नेशन दिया है, इससे पहले आपने NOC लिया होगा, जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है उस पोस्ट के एग्जाम के लिए या फॉर्म भरने के लिए आपने अगर इस विभाग से NOC ले रखा है तो भाई साहब बड़ा इजी ढंग से आपका टेक्निकल रिजिग्नेशन हो जाएगा। तो आपने तो लिखा सीनियर DPO के नाम से, तो अपने सुपरवाइजर से फॉरवर्ड कराइए। सुपरवाइजर के बाद जाएगा इनसे जो हायर सुपरवाइजर है, सपोज अगर SSC ने फॉरवर्ड किया तो फिर ये जाएंगे, अगर आप इंजीनियरिंग विभाग के हैं तो ADN लेवल के जो अधिकारी है, सिंपल समझिए आपके अधिकारी के ऊपर जितने अधिकारी है उन अधिकारियों के नीचे से होकर वो आवेदन जाना है सीनियर DPO ऑफिस तक। तो ये हो गया पहला, एम्प्लॉई ने एप्लीकेशन किया अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को और थ्रू प्रॉपर चैनल गया। अब यहां पे जो बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने वाला हूं, जब आप ये एप्लीकेशन अपने लोकल ऑफिस में देंगे तो उनकी एक रिसीविंग जरूर ले लेंगे। आपके कार्यालय में जो भी बाबू होंगे, जो भी डीलिंग क्लर्क होंगे या जो डील करते हैं, उनसे आप एक रिसीविंग जरूर रखिएगा, क्योंकि विभागीय कार्रवाई में हो सकता है कि टाइम लगे और आपके पास अगर रिसीविंग रहेगा तो आपको बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा। अगर आप रिसीविंग नहीं लेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जिस विभाग में आप हैं हो सकता है वहां पे कार्य की अधिकता होगी और जाने अनजाने में आपके एप्लीकेशन पे यदि विचार नहीं किया गया तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद यदि आप उस रिसीविंग को अपना उस अधिकारी या फिर उस डीलिंग क्लर्क से दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, फिर हो सकता है आपके कार्य में प्रगति आ जाए। तो ठीक है, तो रिसीविंग रखने का यह फायदा होता है। दूसरा, जब आप टेक्निकल रिजिग्नेशन के लिए अपील कर रहे हैं तो उनके संग जो अटैच करेंगे पेपर, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे। अब आप कहेंगे कि जरूरी डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब बताइए, यदि मैं टेक्निकल रिजिग्नेशन ले रहा हूं तो इतने पेपर उसमें समाहित करना है कि जो मेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मेरे बारे में जो भी चीज उन्हें जानना हो इस आवेदन के साथ वो संलग्न है, उनको जरूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी। सपोज जिस पद के लिए या जिस काम के लिए आप टेक्निकल रिजिग्नेशन देना चाहते हैं, उसके लिए जो आपने आवेदन कर रखा है
उस आवेदन की प्रति रखिए। जो आपने रिसीविंग ले रखा है उस रिसीविंग की कॉपी रखिए। पहला जो एनओसी आपको मिला था वो भी रखिए। और करंट जॉब से रिलेटेड चाहे आई कार्ड हो, चाहे पे स्लिप हो, यानी आपके साथ या आपके पास जितनी जरूरी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच कर दीजिए, स्टेपल कर दीजिए, ठीक है। और एप्लीकेशन यदि आप इस तरह का लिखते हैं तो यहां पे जैसे पूरा एप्लीकेशन आपने लिख दिया, यहां पे DA लिखिए, DA एज एबव लिख दीजिए। एज एबव मतलब जितना हमने कहा है वो चीजें इसमें हमने शामिल किया, और फिर नीचे आप यहां पे साइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अटैच ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगला जो है, जो जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये, मेंशन DOR एंड रीजन। यानी यहां पे बहुत सारे साथी यहां पे भूल कर जाते हैं, सिंपल लिख देगा हमको टेक्निकल रेजिग्नेशन चाहिए, वो ये लिखेंगे ही नहीं, भूल जाते हैं हमको कब से चाहिए, ठीक है। यदि आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको रेलवे में जो सैलरी मिलती है, जो मेहनताना मिलता है, वो हमेशा एडवांस मिलता है। अब आप चौंकेंगे कि हमें एडवांस में कैसे मिलता है। अभी तक जो नियम है, हम जो सैलरी बनाते हैं वो नियम चलता है 6 से लेकर 5, यानी पिछले महीने की 6 तारीख से लेकर इस महीने की 5 तारीख तक। सपोज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये महीना का फरवरी चल रहा है, फरवरी 2024 चल रहा है, यानी हमने जो अपने कर्मचारियों का सैलरी चार्ज किया है वो 5 फरवरी तक के अटेंडेंस के आधार पे मैंने सैलरी बनाया है। अब आप देखिए 5 तारीख तक की हाजिरी है और आपको सैलरी पूरे फरवरी माह की मिल रही है। अब आप चौंक पड़ेंगे कि 5 तक की हाजिरी के आधार पे अब सैलरी क्यों मिल रही है। तो भाई साहब आपने ड्यूटी की है। सैलरी बनाने का भी एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें हर तरह का जो है कि जांच पड़ताल की जाती है। डीलिंग कलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि आपका 1 रुपए कम भी न मिले और आपका 1 रुपए कटे भी ना, ये जानकारी रखी जाती है। तो इसलिए पूरा महीना गुजर जाता है। हम लोग पूरा महीना, सैलरी एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो जब आप आवेदन करें टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए तो आप डेट जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कब से रेजिग्नेशन चाहिए, और कोशिश कीजिए कम से कम 15 से 20 दिन आप टाइम दीजिए। अब पता चले आपको 10 दिन के बाद का डेट देते हैं कि हमको तब से टेक्निकल रेजिग्नेशन दीजिए, तो भाई साहब टेक्निकल रेजिग्नेशन में एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। हमें हर डाटा को खंगालना पड़ता है। आपका जो भी डाटा है सब हम खंगालते हैं कि कहीं पे किसी प्रकार की कमी न रह जाए, या आप पे किसी प्रकार का बकाया है तो उसका भी वसूली की जानी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप डेट मेंशन करेंगे तो हम क्लियर कर पाते हैं कि आपको कब से टेक्निकल रेजिग्नेशन चाहिए। आप पे यदि कोई बकाया बनता है तो वो हम आपसे वसूल करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपको डेट ऑफ रेजिग्नेशन, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो सिंपल हो, डेट जरूर मेंशन कीजिए कि कब से आपको रेजिग्नेशन चाहिए। और रीजन तो जरूर लिखिए कि आप रिजाइन क्यों देना चाहते हैं। सिंपल, मेरा इस पद से हायर पद पे सिलेक्शन हो गया है, इस वजह से। सपोज यदि आप रेलवे में ग्रुप डी यानी हेल्पर के एम्प्लॉय हैं और आपका सिलेक्शन जेई के पोस्ट पे हो गया है, एसएससी के पोस्ट पे हो गया है, एडीएन के पोस्ट पे हो गया है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको कारण लिखना है कि मेरा सिलेक्शन जो है कि या मेरा चयन जो है जेई के पद पर फलना डिवीजन में फलना जगह हो चुका है, इसलिए मैं इस पद से रिजाइन देना चाहता हूं या टेक्निकल रेजिग्नेशन देना चाहता हूं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इनको टेक्निकल रेजिग्नेशन की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो कार्रवाई, यहां तक तो मेरे ख्याल से कर्मचारी की आवश्यकता है। इतनी चीजें एक एम्प्लॉय जो टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अपील करता है उनको इतनी चीजें ध्यान देनी है। अब आगे जो होता है विभागीय कार्रवाई होती है। विभागीय कार्रवाई ये होती है, उसके जस्ट बाद क्या किया जाता है, अगर कोई मेरा एम्प्लॉय अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए प्रोसेस किया तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से भी जो जानकारी है इसमें अटैच करते हैं, देख लेते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कम डॉक्यूमेंट दिया है, जब हम आगे प्रोसेस करेंगे तो मेरे पास जो उपलब्ध डाटा है वो भी इनके संग हम लगा देते हैं, फिर आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आगे जो कार्रवाई होती है यह विजिलेंस क्लियरेंस और डीएनए क्लियरेंस ली जाती है। विजिलेंस क्लियरेंस का मतलब है सतर्कता
जांच, आप पर पता नहीं किसी ने कंप्लेन कर रखा है, जो जो लेवल पर केस रजिस्टर्ड है, तो ये भी देखा जाता है, तो अंदर ही अंदर विजिलेंस क्लियरेंस लिया जाता है। ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है। जब से रेल में एचआरएमएस मॉड्यूल लागू हो चुका है, ये काम बिल्कुल इजी हो चुका है। ठीक है, तो विजिलेंस क्लियरेंस लिया जाता है, ये हमेशा डिविजनल अथॉरिटी को ही है, ये डिविजनल ऑफिस में जो पदस्थ बाबू है वही ये कार्य करते हैं, उनको ही ये चीजें दी जाती है। अब डीएनए क्लियरेंस वो लिया जाता है जहां पे कर्मचारी पदस्थ है, जिस अधिकारी के नीचे वो काम कर रहा है और उसका कहीं तो ऑफिस होगा, वहां पर रिकॉर्ड के आधार पर इनका डीए क्लियरेंस लिया जाता है। क्या पता उनके खिलाफ कोई चार्जशीट चल रहा हो, क्या पता उनको किसी प्रकार की सजा मिली हो, या किसी प्रकार की जांच चल रही हो। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही समझाया था कि यदि कर्मचारी के आचरण की जांच चल रही है तो यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो हम डीएनए क्लियरेंस भी देते हैं। तो यदि उसका दोनों जगह नील आ जाता है, तब इसके बाद आगे कार्यवाही शुरू होती है रिजिग्नेशन की। अगर कहीं एक में भी डाउट है तो उनका रिजिग्नेशन रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। अगला जो है कि मान लीजिए यहां से भी क्लियर हो गया बंदा, तो अब प्रोसेस होता है एग्जिट ऑर्डर का। एग्जिट मतलब उसको निकालना है, उनको जिस चीज की आवश्यकता है वो ऑर्डर उनको दिया जाएगा, चाहे वो टेक्निकल रेजिग्नेशन को हो या सिंपल रेजिग्नेशन को। ये प्रोसेस अभी रेलवे में एचआरएमएस के तहत की जाती है। अब ये सारी चीजें हो जाएंगी और ये शुरुआत होगा लोकल ऑफिस से, यानी अगर मेरा कर्मचारी है तो सारी जगह से क्लियरेंस मिल जाने के बाद फिर नीचे अब अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसेस होगा। वो अलग मायने है कि कहां पे कैसा है, बेस यही है। ये जब क्लियरेंस मिल जाता है उसके बाद इनका एग्जिट ऑर्डर बनता है, हम एचआरएमएस से ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एचआरएमएस से प्रोसेस करके फिर वही प्रक्रिया से होकर गुजरेगा जो मैनुअल एप्लीकेशन जहां से होकर गया था। ठीक है, तो वहां तक ये जाता है, एचआरएमएस के थ्रू जाता है। और ये प्रक्रिया फिर एचआरएमएस से जैसे हम एग्जिट ऑर्डर निकालेंगे, एग्जिट ऑर्डर जनरेट होने के साथ ही उनका एचआरएमएस से फिर जो है एग्जिट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, यानी एचआरएमएस से उनका डाटा लॉक कर दिया जाता है, एक तरह से एग्जिट कर दिया जाता है, यानी एचआरएमएस में किसी भी प्रकार का इनका डाटा नहीं रहता है। अब एचआरएमएस से जब ये डाटा समाप्त हो जाता है, उनके बाद अगली कार्रवाई होती है आईपास। यानी आईपास का मतलब है जिस साइट पे कर्मचारियों की सैलरी बनती है, ठीक है, तो आईपास से भी इनका एग्जिट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। और यहां से भी एग्जिट हो जाने के बाद यानी कर्मचारी का एक प्रकार का संपर्क समाप्त हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें इसलिए की जाती है कि मान लीजिए हो सकता है कि कर्मचारी जब रिजाइन दे रहा है उनका कुछ बकाया रेल पर रह जाए। वो जरूरी तो नहीं है कि हर चीज उनको समय पे मिल गया, विभागीय कार्रवाई है, कभी कुछ चीजें उनकी रुक जाती हैं, तो उनके रिजाइन हो जाने के बाद हम उनका जो है कि बाद में सेटलमेंट करते हैं। जो बकाया ड्यू है वो हम उनको देने का काम करते हैं रिजाइन के बाद। तो इसलिए ये भी आईपास की भी कार्रवाई की जाती है कि जो बकाया है वो हम लेंगे और जो अगर उनके ऊपर ड्यू रह गया तो वो भी उनसे वापस लेंगे। तो ये सब चीजें कर लेने के बाद आईपास से भी उनको एग्जिट किया जाता है। और जैसे ही उनका एग्जिट होगा फिर अगला कदम मेरा हो जाता है एसआरएनपी केस और लीव बैलेंस को हम देखते हैं, यानी उनका सर्विस रिकॉर्ड सेवा जो पुस्तिका है जहां पे उनकी हर एक्टिविटी को दर्ज की जाती है लिखित में। अब वो भी चीजें ऑनलाइन अब होने लगी है रेलवे में। जो भी नए एम्प्लॉय आ रहे हैं उनका सारा लेखा पढ़ी अब एचआरएमएस में होगा। और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ चेंजिंग इसमें आने वाली है और जो हर एम्प्लॉय के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हर चीजें अब आपको सिंपल मोबाइल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अगली कार्रवाई हम करते हैं एसआरएनपी केस को चाहे क्लोज करना है, जो करना है उस पर कार्रवाई करते हैं, वो अलग अलग इश्यू है। उसके बाद जो है लीव अकाउंट को भी हम क्लोज करते हैं, इसलिए कि यदि आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है, रेल से रेल में जा रहा है, तो आपका लीव क्लोज करेंगे, एसआर क्लोज करेंगे और वो चीजें आपको फायदा मिलेगा और वो चीजें हम आगे बढ़ाते हैं जिस भी ऑफिस में आप जाते हैं। तो इनका फायदा और भी हो जाता है, ग्रेच्युटी वगैरह सब जो होता है उसमें फायदा मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया तकनीकी इस्तीफा यानी टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो मैंने यहां लिख रखा है, एल&डी लीव नॉट ड्यू की स्थिति में
यदि कोई कर्मचारी रिजाइन देता है तो क्या होगा, है ना भाई। यदि कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं है और उसे रेस्ट चाहिए, चाहे वो बीमार है, कुछ भी वजह हो सकता है कि उनके लीव अकाउंट में किसी भी प्रकार की छुट्टी बाकी नहीं है, तो एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऐसी कंडीशन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के विवेक पर यह निर्भर करता है कि वो अपने उन कर्मचारी को LND देता है, एडवांस में लीव देता है, ठीक है। अब बहुत सारे कर्मचारी यह सोचेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, वो तैयारी अंदर ही अंदर करेंगे और रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, वो फिर भी अपने विभाग को नहीं बताएंगे और सोचेंगे कि हम LND ले लेते हैं, 1-2 महीने 3-4 महीने की LND ले लेते हैं। तो वह कर्मचारी ये समझ ले LND की स्थिति में आप रिजाइन इतना इजी वे में नहीं कर सकते। यहां पर देखिए जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां यह होती है, यदि आप इस स्थिति में LND की स्थिति में हैं, यदि छुट्टी सैंक्शन हो चुका है, आपको छुट्टी मिल चुका है, आप आराम फरमा रहे हैं, यानी विभाग आपको छुट्टी दिया है और आप वहां पे अलग खेल खेल रहे हैं, तो वो नहीं चलने वाला है। यानी रिजिग्नेशन तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, लेकिन कब से, अगर मान लीजिए आप पिछले 20 दिन से LND की स्थिति में हैं और आप आज रिजाइन दे रहे हैं, तो रिजाइन तो एक्सेप्ट होगा, लेकिन जब से आपने LND की शुरुआत की है, इसकी पहली छुट्टी जब से शुरू हुई है, तब से मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल यह होता है कि ठीक है, ये 20 दिन पहले से LND में था और जब इन्होंने रिजाइन दिया तो LND की जो शुरुआत हुई है वहां से माना जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा पहलू यह होता है कि फिर आपसे वो लीव के एवज में जो सैलरी बनती है, जो आपका के ऊपर ड्यू बनता है, वो ड्यू आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। आप बिना वापस किए पैसा दिए, चूंकि आप छुट्टी में जा रहे हैं, तो छुट्टी के बदले में भाई सरकार आपको पे करती है, पैसा देती है, जिसको आप लीव सैलरी कहते हैं। तो लीव सैलरी की रिकवरी की जाएगी, लीव सैलरी आपको वापस करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बेसिक पे अभी अमूमन मानते हैं रेलवे में 18,000 बेसिक पे है ग्रुप डी एम्प्लॉय का, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 46% डीए चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि जब सरकार घोषणा करेगी तो ये डीए 50% हो जाएगी। एक उदाहरण लेता हूं, जब 50% डीए हो जाएगी तो भाई इसका 50% का मतलब 9,000, यानी अगर आप देखा जाए तो बेसिक और डीए मिलाकर आपका 27,000 ये बन जाता है। उसके अलावे जो है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और भी बहुत सारी अलाउंस है, HRA भी हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग विभाग में हैं तो हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है 2700। बहुत सारी स्थितियां हैं, वो चीजें देख ली जाएगी। अगर आप पिछले 20 दिन से LND की स्थिति में हैं और आपने आज रिजाइन किया, तो आपका जायज सी बात है 20 दिन पहले से आपका रिजाइन एक्सेप्ट होगा, तो इस 20 दिन का लीव सैलरी आपसे वापस लिया जाएगा, अदरवाइज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी भाई साहब टेक्निकल रेजिग्नेशन से संबंधित मूल थॉट। अब उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद टेक्निकल रेजिग्नेशन से संबंधित सारे सवाल आपके सोल्व हो गए होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। ये सारी चीजें करने में आपको कोई खर्च नहीं पड़ता है, बल्कि हम जैसे वर्कर को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, यानी हमें एक नई ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।